देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर बिहार सरकार अलर्ट है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। ये कहना है विजय चौधरी का। सभी चीजों पर सरकार की नजर है। बिहार से बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है। घुसपैठ पर भी सरकार की नजर है। तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रशासन अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में विशेष अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र में जांच अभियान जारी। बिहार पुलिस मुख्यालय का आदेश जारी। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरते, ये पीएचक्यू का कहना है। सीमावर्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है। पुलिस मुख्यालय की आम लोगों से यह अपील है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की जानकारी दें। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है और टोल फ्री नंबर है 14432 या फिर 112। इस पर आप जानकारी दे सकते हैं। लोगों से अफवाह से बचने की अपील की गई है। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन जारी है। श्रम विभाग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां रांची का एक परिवार बांग्लादेश में फंसा हुआ है। मनीष अपने परिवार के साथ फंसा हुआ है। बांग्लादेश रंगपुर में काम करता है। पहाड़ी मंदिर के पास मनीष का घर बताया जा रहा है। बांग्लादेश से बड़ी खबर, बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमला। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। तो बड़ी खबर, लक्ष्मीपुर में 300 लोगों का हमला। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। इस घटना के बाद से हिंदू परिवार मुश्किल में है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत में लगातार हलचल जारी है। आज यूपी के गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस में हलचल बढ़ गई है। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के आला अधिकारी हिंडन एयरबेस पहुंचे हुए हैं और 2 वीवीआईपी गाड़ियां भी हिंडन एयरबेस के अंदर गई। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब हिंदू मंदिर निशाने पर है। बांग्लादेश के इस्कॉन ने मंदिरों में तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस्कॉन ने दावा किया है कि मंदिरों में आग लगाई गई है। शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अब वह राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ऐसा कहना है उनके बेटे सचिव वाजिद चाय का। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोहों से बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीव वाजिद ने कहा कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उखाड़ फेंकने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में ऑपरेशन रेजिम चेंज के पीछे आईएसआई का हाथ होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आईएसआई से साठगांठ के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है खालिदा जिया के बेटे ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर ऑपरेशन रेजिम चेंज तैयार किया था, जिसे बांग्लादेश में पूरा किया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी भी कर रहे थे। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्तापलट के बाद से वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खबर है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम बन सकते हैं। और इस बीच मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि ये लोकतंत्र की विफलता है। छात्र केवल कोटा सिस्टम में बदलाव चाहते थे, लेकिन सरकार के रवैये के कारण ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया। It's a celebration now all over Bangladesh that she has left. Now they're free from her. This was something that they're hoping someday will happen. The students made it happen, but the students' idea was not to get her out. They were simply demonstrating for a simple reason, for quota arrangements that we had. They didn't like it. They wanted to change it. They were just amending the quota. बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। आवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिरों को निशाना बनाया गया है।
हरदन रॉय नाम के हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी वहां पर हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला। बांग्लादेश में हुए बवाल की आग अब न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी महावाणिज्य दूतावास पर विपक्षी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने महावाणिज्य दूतावास में घुसकर बांग्लादेश के संस्थापक की तस्वीर को हटाने के लिए कहा। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ आज भारत में भी इस मुद्दे पर बड़ी हलचल दिखाई दी। केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई जिसमें बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्र की वापसी हो चुकी है। 12 से 13,000 भारतीय फंसे हैं। बैठक में राहुल ने बांग्लादेश मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला। अभी कहना जल्दीबाजी होगी। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं, बैठक की बड़ी बात उन्होंने बताई। शेख हसीना को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं के सवाल पर सांसद मनोज झा ने कहा कि फैसला भारत सरकार लेगी। ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार ने। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। मुझे विश्वास है कि इस पर भारत सरकार की नजर होगी। ये चिंता का विषय है। उठा रहा है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। जमीन के बदले नौकरी का मामला, ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत 11 को इसमें आरोपी बनाया गया है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने पर जेडीयू का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पर पार्टी क्या कह सकती है? उस पर हमको क्या कहना है? कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट के जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें परिवहन विभाग में लिपिक के 102 पद का सृजन, क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक का पद सृजित किया गया है। पटना जू में बंद पड़ी ट्रेन फिर से शुरू होगी और इसके लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना पास, सीएम होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार खरीद अधिमंता नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्टार्टअप इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही पटना के पीएमसीएच में 5462 बेड वाले नए भवन को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एम्स की तर्ज पर 4315 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। बिहार के सक्षमता पास तो नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले, परिवहन विभाग में लिपिक के पद सृजित किए गए। क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक का भी पद भरा जाएगा। इसके अलावा पटना जू में बंद पड़ी ट्रेन फिर से शुरू की जाएगी और इसके लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट के माध्यम से बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना पास कर दी गई है। तो नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में जो फैसले लिए गए, सीएम होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2024 भी स्वीकृत की गई है। बिहार खरीद अधिमंता नीति 2024 को मंजूरी मिली है।
बिहार के सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है। पटना के DRCC सेंटर पर लंबी कतार देखी जा रही है और हर स्तर पर जांच जारी है। अधिकांश शिक्षक चाहते हैं कि सरकार जल्दी पोस्टिंग कर राज्यकर्मी का दर्जा दे। पहला चॉइस है जी। कितनी खुशी मिल रही है अब तो, चूंकि ट्रांसफर होगा। जी जी, क्या तो खुशी खुश है हूँ, बताइए? पहला चॉइस मुझे मिला है। कितने साल से सर्विस कर रही है आप? 12 साल। 12 साल से। ऐसा नहीं लग रहा है कि 12 साल बाद सरकार आपका एक तरह से टेस्ट लेना चाह रही है, लिटमस टेस्ट सरकार ले रही है? जी सर। पास कर जाएंगी? जी बिल्कुल। एक परीक्षा तो पास कर गई, ये भी पास कर जाएंगे। ये भी पास कर जाएंगे। आगे और परीक्षा होगी तो बिल्कुल पास करेंगे सर। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गोपालगंज में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कल से शुरू होने वाली परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। इस जिले में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थी को 9:30 से 10:30 तक परीक्षा केंद्र पर एंट्री मिलेगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। 2 घंटे तक चलने वाली परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर CCTV के जरिए सख्ती से निगरानी की जा रही है। कल से सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए EOU तैयार है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 85 44 42 84 और 04। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर 8544 42 8404 पर आप शिकायत लिखवा सकते हैं। साइबर शातिरों की आप शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए हेल्पलाइन ईमेल भी जारी किया गया है। बिहार@NIC भी जारी किया गया है। इसमें पिछली बार लीक हुआ था प्रश्न पत्र और इस पर रोक लगाने के लिए इस बार तैयारियां पूरी हैं। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संजय, जो स्थिति थी उस पर एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि कहीं वही रिपीट ना हो जाए। इसके लिए इस बार सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, कमर कस लिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब जरा आप बताइए, आपने क्या देखा है? बिल्कुल विवेक, देखिए आपको याद होगा पिछले साल जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट लगातार उस मामले में कार्रवाई कर रही थी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद कल से ये परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर एहतियात के तौर पर कई तरह के कदम इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से भी उठाए गए हैं और इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8544428404 और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कहा कि किसी भी तरह का कोई अफवाह अगर आता है या अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से तत्काल वो संपर्क करें और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इसके लिए एक स्पेशल सेल भी फॉर्म कर दिया है और उसके अधिकारी अब 24/7 की तर्ज पर काम करेंगे। किसी सिपाही भर्ती परीक्षा लंबे समय तक चलेगी। कल से इसकी शुरुआत हो रही है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस बार दावा किया है कि सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, इस बार जो मंसूबे हैं, जो सॉल्वर गैंग के मंसूबे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे और किसी भी तरह की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस बार बिहार जो सिपाही चयन आयोग है, चयन परिषद है, उसने भी दावा किया गया है कि इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि सिपाही पेपर का जो प्रश्न पत्र है वो कहीं से भी लीक नहीं हो। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी काम कर रहा है और देखना होगा जो ये दावा है ये कितना सफल हो पाता है, क्योंकि पिछले साल भी दावे किए गए थे लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा बहुत भी लूप हॉल था उसका फायदा उठाया सॉल्वर गैंग ने और एक बड़ी परीक्षा जो थी वो लंबे समय तक चलती रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। जहानाबाद के DPO कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ICDS में कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सेविकाओं ने वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए DPO को मांग पत्र भी सौंपा। सेविकाओं ने भारत सरकार के साल 2024-25 में पेश किए गए बजट को लेकर ICDS में हुए 3 करोड़ रुपए की कटौती को लेकर नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन करते हुए कटौती को वापस करने की मांग की। आरा में सोन नदी में अचानक बाढ़ आने से नदी के बीचों बीच दियारा में सब्जी की खेती कर रहे 6 किसान फंस गए। एक महिला किसान ने मोबाइल पर इसकी सूचना अपने परिजनों को दी और इसके बाद किसानों के परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया। तब जाकर तैराक नौका को टापू पर भेजा गया। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने बचाव कार्य करना शुरू किया। केदारनाथ में राहत और बचाव का काम पूरा हो गया है। केदारनाथ ऑपरेशन पूरा हो गया है। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। करीब 12,000 लोगों को केदार घाटी से निकाला गया है। आज मौसम ठीक होने के बाद चिनूक और MI-17 से भी राहत अभियान चलाया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तेज बारिश और बाढ़ के बाद एक पुल बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क
कट गया है। आसपास के खेतों में जो खड़ी फसल थी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। उत्तरकाशी से खबर है, यहां गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेताला के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। बिहार में जुलाई से अब तक ठनका गिरने की 136 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मानसून के एक्टिव होने और भारी बारिश के अलर्ट के बाद आपदा विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरह से तैयार है, मॉनिटरिंग में जुटा है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में पटना, बेतिया, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, वैशाली में अलर्ट जारी किया गया है। आपदा विभाग में एसडीआरएफ के जवान और अधिकारी ठनका की जानकारी मिलते ही जिलों को अलर्ट की सूचना दे रहे हैं।